हेलो बच्चों, कैसे आप। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स। उसमें आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि है कूलाम के नियम को वेक्टर स्वरूप में प्रदर्शित करना। ठीक है, आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम बताया था जो दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले बल के लिए था। इन्होंने क्या बताया था कि जो दो बिंदु आवेश अगर जो Q1 Q2 आवेश वाले हों और वे एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों तब उनके बीच में कितना फोर्स लगता है। उन्होंने बताया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 बटे r²। ये इन्होंने बताया था। ठीक है, जबकि दोनों बिंदु आवेश निर्वात में रखे होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है या एप्सिलॉन 0 क्या है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, ये नियम हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए, इस नियम से हमको पता चलता है कि बल कितना लगेगा, लेकिन इस नियम से हमको ये नहीं पता चलता है कि उस बल की डायरेक्शन क्या है, उस बल की दिशा क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इस सूत्र को हम जो है इस रूप में लिखेंगे कि इसमें दिशा का भी हमको पता चले, तब हम उसको कहेंगे कि कूलाम का नियम वेक्टर फॉर्म में लिखा है, अर्थात सदिश रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, आइए इसके बारे में हम लोग और चीज़ें समझते हैं। ठीक है, देखिए, हम लोगों ने कक्षा 11 में एक चीज़ पढ़ी थी, वो क्या थी, एकांक वेक्टर। ये आपको पहले मालूम होना चाहिए कि एकांक वेक्टर क्या होता है। ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण 1 होता है उसको हम कहते हैं एकांक वेक्टर। और उसका फार्मूला भी पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर जो कोई ए वेक्टर हो और इस ए वेक्टर को उसी वेक्टर के परिमाण से अगर जो भाग कर दें तो ये जो भागफल आता है वो एक प्रकार का वेक्टर होगा जिसका परिमाण 1 होगा और उसको हम ए कैप लिखते थे। ठीक है, याद आया। और इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये लिखी हुई है ए वेक्टर अपान ये जो चीज़ लिखी हुई है ये ए वेक्टर का परिमाण है, अर्थात अदिश रूप में इसका मान कितना है वो यहाँ पर लिख लिया जाता है। तो इसको आप चाहे इस रूप में लिखिए चाहे इस रूप में लिखिए, दोनों की वैल्यू बराबर है। लेकिन इन दोनों में एक अंतर ये है कि इससे ये हमको पता चलता है कि किसी वेक्टर का परिमाण हमने लिखा है और यहाँ पर केवल ए लिखा है। इसका मतलब ये है कि हमको ये नहीं पता चलता है कि किसी वेक्टर का ये परिमाण है। ये राशि पहले से कैसी है ये इस बारे में जानकारी हमको नहीं देती। चलिए, कोई बात नहीं, तो हमको ये लिखना था, ये हमने लिख लिया। तो ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला या एकांक वेक्टर का फार्मूला आप याद रखिए। ठीक है, ये बहुत काम आने वाला है। देखिए, फिर से समझिए, अगर जो हम किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के परिमाण से भाग कर दें तो हमको एकांक वेक्टर प्राप्त होता है। ये कक्षा 11 में पढ़ा था और ये आपको याद भी होगा। ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ समझिएगा, यहाँ पर एक चीज़ और समझेंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि इस तरह से वेक्टरों का जोड़, एक वेक्टर ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये दूसरा बी वेक्टर है, तो इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होता है, इन दोनों का जोड़ इस वेक्टर के बराबर होगा जिसको हम कहेंगे ए वेक्टर। अगर जो ये है और ये बी वेक्टर है तो इन दोनों का जोड़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहा जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसी तरह से दो वेक्टरों के घटाने की भी एक विधि पढ़ी थी जिसको समझिए। अगर जो एक वेक्टर ए वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, दूसरा बी वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, तो ये वाली लाइन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कब कही जाएगी, याद करिए। हमें जिस वेक्टर को घटाना होता है उसकी डायरेक्शन में तीर का निशान लगा देते हैं। तो ये देखिए, तीर का निशान इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये जो लाइन शो करेगी ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को शो करेगी। ठीक है, अब देखिए फिर से, अगर जो ये फिर से समझिए, ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है। ठीक है, हमको लाना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये जो दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा होगी ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को शो करेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गौर करिए, इसमें तीर का निशान किधर को लगाएंगे। देखिए, तीर का निशान किधर को लगाएंगे समझिएगा। इसमें तीर का निशान हम लगाएंगे जिस वेक्टर को हम घटा रहे हैं उसकी दिशा में। हम देखिए बी वेक्टर को घटा रहे हैं इसलिए ये बी की डायरेक्शन ये होगी, हम इधर तीर का निशान लगाएंगे। ठीक है,
हमारा समझाने का मतलब ये था, सिर्फ यहाँ पर अगर जो एक वेक्टर मान लो ये दिया है r1 वेक्टर, हम आपसे अभी बताएंगे आपको, ये r2 वेक्टर है, और अगर जो हमने ऐसे निशान लगा दिया है तो ये वेक्टर r1 और r2 के फॉर्म में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो r1 की डायरेक्शन में ये है, तो ये वाली लाइन जो शो करेगी ये r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर को शो करेगी। ठीक है, इसलिए हमने आपको पिछला रिवाइज करा दिया। तो ये बातें आप कक्षा 11 से जानते हैं, ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताते हैं, और इसको आप लोग वेक्टर वाले चैप्टर से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब सीधे सीधे हम लोग आते हैं कूलाम के नियम को सदिश रूप में किस प्रकार लिखा जाए, उस पे आते हैं। तो मान लिया कि एक बिंदु आवेश है ये Q1 और दूसरा बिंदु आवेश है ये Q2। ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस या इनके बीच की जो दूरी है वो मान लिया r है। ठीक है, अब देखिए ये जो Q1 आवेश वाला है ये Q2 पर एक फोर्स लगाएगा, तो जिसकी वजह से Q2 इधर जाने की कोशिश करेगा, इधर की तरफ। ठीक है, इसी तरह से Q2 आवेश वाला भी Q1 आवेश के ऊपर एक बल लगाएगा, जिसकी वजह से ये Q1 इधर जाने की कोशिश करेगा। ऐसे हमने लिखा। ठीक है, तो एक फोर्स इधर भी लगता है, एक फोर्स इधर भी लगता है, दोनों फोर्स आपस में बराबर होते हैं। ये भी हमको पता है कि दोनों बल कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे, लेकिन इन दोनों की दिशाओं में अंतर है। एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, इसलिए हम इसमें हम दिशा लगाना चाहते हैं, तो ये हमने वेक्टर लगा दिया ऐसे। तो ये दिशा लगा दिया, लेकिन अभी भी दोनों सेम लिखे हुए हैं, इसमें कुछ ना कुछ आप फर्क कर दीजिए। इसको आप F1 लिख दीजिए, इसको F2 लिख दीजिए, या इसको F2 इसको F1, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है हम किसको क्या लिखें। अब हमने लिखा कि ये जो F ये वाला जो फोर्स है ये Q1 पर लगने वाला फोर्स है और Q2 के कारण है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया F1, मतलब पहले पर लगने वाला बल किसके कारण, दूसरे के कारण, इसलिए इसको हमने F12 वेक्टर लिख दिया। इसी तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये दूसरे वाले आवेश पर लगने वाला बल है, लेकिन किसकी वजह से, ये पहले वाले की वजह से, इसलिए इसको हमने F21 वेक्टर लिख दिया। ठीक है, परेशान मत होना, बहुत धीरे धीरे इसको बहुत आराम से समझिएगा, वरना ये कंफ्यूज रहोगे F12 और F21 में। अब देखिए कुछ किताब वाले इसको दूसरे रूप में भी मान सकते हैं, इसको F21 भी कह सकते हैं और इसको F12 भी कह सकते हैं, वो आपके मानने के ऊपर है, जो कुछ आप मान लें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर माना क्या है, हमने क्या माना है कि ये जो Q1 पर लगने वाला बल है और किसके कारण है, दूसरे वाले आवेश के कारण है। इसी तरह से ये वाला Q2 पर लगने वाला बल है, मतलब दूसरे आवेश पर लगने वाला बल है, पहले वाले के कारण है, तो 1 हमने बाद में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, माना Q1 पर बल F12 वेक्टर तथा Q2 पर बल F21 वेक्टर है। ठीक है, ये हमको पहले से लिखना पड़ेगा कि कौन सा फोर्स क्या है। अब देखिए यहाँ पर अब हमको इस दूरी को, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है, इसको भी हमको सदिश रूप में लिखना होगा। अगर जो हम ये डायरेक्शन लेते हैं तो हमको कोई दूरी को वेक्टर रूप में लिखना होगा, ये वाली डायरेक्शन लेते हैं तो हमको इसको वेक्टर रूप में लिखना होगा। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एकांक सदिश माना। कौन से, एकांक सदिश माना। अब देखिए यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है, हमने कहा यहाँ पर एक एकांक सदिश है R। ठीक है, और इसको हमने लिखा 2 1, इसको लिखा R, थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, शायद वीडियो में ना दिख रहा हो, R21, और इसको हमने कैप लगा दिया और उसकी डायरेक्शन हमने मानी इधर को। ठीक है, माना एक वेक्टर है R21, दूसरे की तरफ है, पहले वाले से दूसरे की तरफ, तो हमने दूसरे की तरफ माना। अब कहाँ से, पहले से दूसरे की तरफ, तो R21 कैप माना। देखिए ये उल्टा लग रहा है, हमको चाहिए था ऐसा मानना
कि इसको R12 लिखें पहले से दूसरे की तरफ, तो R12 लिखते तो आसान रहता। तो वो भी तरीका है, वो भी आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको R12 नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि पहले से दूसरे की तरफ या दूसरे से पहले की तरफ क्या आपने माना है, ठीक है। दोनों रूपों में आप इसको लिख सकते हैं, इसका कोई मैटर नहीं। चलिए, और इसी तरह से यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर और है, वो हमने माना R12, ठीक है, 1 की तरफ 2 से लेकर के, ठीक है, 1 की तरफ 2 से लेकर के इधर की तरफ यूनिट वेक्टर है ये, ठीक। अच्छा, ऐसा हमने क्यों माना, ऐसा क्यों माना, ताकि इस बल से सिमिलरिटी हो जाए। ये जो F12 है तो उसी की डायरेक्शन में R12 आ जाए, और ये जो F21 है उसी की डायरेक्शन में R21 हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश, Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश R, Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश R21 कैप, तथा Q2 से Q1 की ओर R, Q2 से Q1 की ओर R21 कैप है, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब हम कूलाम के नियम को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिएगा, अब हमें मान लीजिए ये वाला बल लिखना है F12 वेक्टर, F12 वेक्टर लिखना है तो हम क्या करेंगे, 1/4πε0 और Q1 Q2 अपान दूरी का स्क्वायर, दूरी कौन सी ले लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले ली, R का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। लेकिन देखिए इधर दिशा है, इधर दिशा नहीं है। इधर दिशा लाने के लिए अगर जो हमने इस बल को लिखा है तो इधर की तरफ हमें एक वेक्टर चाहिए, तो इसके लिए हमने इस यूनिट वेक्टर से इधर गुणा कर दिया, R12 यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये जो है एक तरह के सदिश रूप में इसको हम कह सकते हैं कि ये सदिश रूप में अपने लिखा हुआ है। इसी तरह से देखिए, अगर जो हमें इसको लिखना है F21, इसको लिखना है तो क्या करेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और अगर जो F21 वेक्टर को हमें प्रदर्शित करना है तो इधर से इधर की तरफ जो यूनिट वेक्टर था उसको हम लिखेंगे। तो ये यूनिट वेक्टर क्या था, ये वाला, तो इसको हम लिख देंगे, इसको R21 कैप, ठीक है। तो ये जो समीकरणें हैं ये कूलाम के नियम को वेक्टर रूप में प्रदर्शित करती हैं। हम लिख देंगे ये वेक्टर रूप में है, ये वेक्टर रूप में है, ठीक है। इसको और भी बदल करके दूसरे रूप में लिखा जा सकता है, अन्य रूपों में भी इसको लिखा जा सकता है। वो कैसे लिखेंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए समझिएगा, इधर की तरफ अगर जो हम वेक्टर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो इधर से इधर की तरफ वाला वेक्टर आ जाएगा, और इधर का अगर जो वेक्टर लिखना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक दूरी का वेक्टर हम इसको इन दोनों से गुणा करके इधर की तरफ वाला दूरी का वेक्टर लिख सकते हैं। देखिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, ए कैप बराबर किसके था, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, या केवल ए, ऐसे लिखा था, ठीक है, ए कैप। इसका मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पे समझिएगा, F12 वेक्टर बराबर 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 ये हमने लिखा, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए अगर जो आप इस यूनिट वेक्टर को हटाना चाहें और R12 वेक्टर के रूप में इसको लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, R12 वेक्टर अगर जो आप इस यूनिट वेक्टर को हटा करके कर दें तो हमें बटे में R12 लिखना पड़ेगा या R लिखना पड़ेगा, उसका परिमाण हमें लिखना पड़ेगा। तो ये R स्क्वायर पहले से था और ये वाला परिमाण आ गया, ये R एक और आ गया, तो यहाँ पे R क्यूब आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसको R क्यूब लिखे दे रहे हैं इस फार्मूले के आधार पर। तो देखिए एक और रूप ये होता है, इसको भी हम वेक्टर फॉर्म में हम कहेंगे कि कूलाम का नियम वेक्टर रूप में लिखा हुआ है। इसी तरह से देखिए हम इस दूसरे वाले को भी लिख सकते हैं,
F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपान नीचे R क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे R21 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, R21 वेक्टर। तो इस प्रकार से भी आप कूलाम के नियम को वेक्टर रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, एक और रूप जो हमको देखने को मिलता है वो क्या है, इसमें मान लिया ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये मूल बिंदु है और यहाँ पर कोई बिंदु आवेश मान लो Q1 है और यहाँ पर कोई बिंदु आवेश है, सपोज कीजिए Q2। ठीक है, और इनके पोजीशन वेक्टर के रूप, अगर जो इनके पोजीशन वेक्टर दिए हैं यहाँ से यहाँ तक हमने माना मूल बिंदु के सापेक्ष पहले का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर जिसको स्थिति सदिश भी कहते हैं, स्थिति सदिश इसका दिया हुआ है, ये R1 वेक्टर है और ये R2 वेक्टर है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों के बीच में लगने वाले बल को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे समझिएगा। देखिए यहाँ पे हमने कहा Q1 पर जो बल लगेगा वो Q2 के कारण लगेगा और उसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, इसको हमने प्रदर्शित कर दिया F12 वेक्टर से। इसी तरह से ये जो Q2 है इसके ऊपर लगने वाला जो बल होगा वो इधर होगा, इसको हमने प्रदर्शित कर दिया F21 वेक्टर से। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। देखिए अभी हमने जो आपको एग्जाम्पल दिया था वेक्टरों के घटाने वाला, उसके हिसाब से अगर जो हमें इधर को बताना है, इधर की डायरेक्शन लेनी है तो हम इसको कैसे लिखेंगे। इधर की समझिएगा, इस डायरेक्शन को अगर जो हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे और इधर को लिखना है तो कैसे लिखेंगे। हमने कहा ये मान लो कोई वेक्टर है, सपोज कीजिए ये कोई भी अक्षर मान लेते हैं, मान लो ये x है। ठीक है, अगर जो x इधर को है तो ये वाला R1 वाला और x वाला वेक्टर ये दोनों मिल करके किसके बराबर होगा, R2 के बराबर। डायरेक्शन के हिसाब से देखिए, ये दिशा इधर को, ये दिशा इधर को, फिर दोनों जुड़ करके ये वाला वेक्टर होगा तो हम इसको कहेंगे R2 वेक्टर। इसका मतलब ये x वेक्टर किसके बराबर हुआ, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, अगर जो इधर की डायरेक्शन हमें लेनी है तो हम क्या लिखेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, अब देखिए अगर जो हमको डायरेक्शन इधर को लेनी है, सपोज कीजिए डायरेक्शन हमें इधर को चाहिए ऐसे, तो देखिए यहाँ पर R2 और x इधर की डायरेक्शन चाहिए तो हम क्या कहेंगे, R2 और x दोनों मिल करके किसके बराबर हैं, R1 के बराबर हैं। तो x किसके बराबर होगा ऐसी कंडीशन में, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम x नहीं लिख रहे हैं, अब हम केवल R2 और R1 के फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर जो हमें ये डायरेक्शन चाहिए ये वाली, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा बताइए। अब आप सोचिए, अगर जो इधर वाली डायरेक्शन चाहिए तो हमें ये वाला लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये इधर की तरफ होगा और हमें ये वाली डायरेक्शन अगर जो चाहिए तो ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के। ठीक है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के, ये डायरेक्शन इसमें यूज़ में आएंगी। ठीक, अब देखिए थोड़ा ज़्यादा हमने लिख दिया, कोई बात नहीं, समझाने के लिए ये इतना चलेगा, बहुत धीरे धीरे आप इसको समझ जाएंगे। अब आप देखिए, अब हम इसको लिखना चाहते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो F12 को हम लिखना चाहते हैं F12 वेक्टर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या आएगा, Q1 आएगा, Q2 आएगा। नीचे अभी देखिए पिछले समीकरण में वेक्टर के परिमाण का क्यूब आया था, नीचे वेक्टर के परिमाण का क्यूब। तो देखिए F12 लिख रहे हैं, इसकी तरफ कौन सा वेक्टर है, ये वाला है R1 माइनस R2, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और यहाँ पे हमें परिमाण का क्यूब लिखना चाहिए तो हमने ये परिमाण लिख दिया, ये मॉडुलस लगा दिया तो ये हो गया परिमाण, और यहाँ पर हमें क्यूब लिखना चाहिए, ये लिख दिया हमने क्यूब, और यहाँ पे वेक्टर हमें लिखना पड़ेगा। तो वेक्टर हम कौन सा लिखेंगे, जो F12 की डायरेक्शन में है वो क्या है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हो गया।
ठीक है, ये एक और रूप है जो कूलाम के नियम को वेक्टर स्वरूप में प्रदर्शित करता है। अच्छा, अब देखिए हम इसको लिखना चाहते हैं F21 वेक्टर को। F21 वेक्टर ये क्या होगा, 1/4πε0 और Q1 Q2 बटे यहाँ पर दूरी को वेक्टर के रूप में लेकर के उसका परिमाण लेकर के उसका क्यूब लिख देंगे। तो दूरी हम कौन सी लेंगे, इधर से इधर तक का विस्थापन हम लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो ये डायरेक्शन देखो इस वेक्टर में मिल रही है, हम इसको लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर और इसका मॉड लगा देंगे, इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो ये क्यूब हो गया और यहाँ पर हमें उस वेक्टर से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इस तरह से ये दोनों समीकरणें भी कूलाम के नियम को वेक्टर स्वरूप में प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने 3 रूप देखे कूलाम के नियम को वेक्टर स्वरूप में प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो ये तीनों ही चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में एक चीज़ और समझ लेते हैं, ये कूलाम के नियम को वेक्टर स्वरूप में हम क्यों प्रदर्शित करते हैं, इसका क्या फ़ायदा हमें, इसका महत्व क्या है। देखिए इससे हमको ये पता चलता है कि ये जो दोनों बल लगते हैं परस्पर एक दूसरे के बराबर लगते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। ठीक है, तो ये जो F12 वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है, F21 वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है, तो हमको यहाँ से पता चलता है कि ये दोनों बल कैसे हैं, बराबर हैं और विपरीत हैं। अर्थात न्यूटन के जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है उसकी पुष्टि करते हैं। तो महत्व में हम ये पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि दोनों बल परस्पर बराबर और विपरीत हैं, अर्थात न्यूटन के तृतीय नियम की पुष्टि करते हैं या क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पुष्टि करते हैं। यह पहले नंबर पे लिख दीजिएगा। और ये जो दूसरा नंबर है, दूसरा महत्व क्या हम कह सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए इससे हमको पता चलता है कि ये दोनों बल एक ही लाइन में है, एक ही रेखा में है। जो पहले चित्र बनाया था उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों बल एक ही रेखा में है, तो और परस्पर विपरीत भी है। तो जब एक ही रेखा में है, एक ही रेखा के अनुदिश काम करते हैं और परस्पर विपरीत भी हैं, इसका मतलब ऐसे बलों को हम कहते हैं केंद्रीय बल। अर्थात वो किसी एक सेंटर से उत्पन्न हुए होंगे और परस्पर एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। तो हमको ये पता चलता है कि ये जो वैद्युत बल होता है, दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, ये इसकी प्रवृत्ति केंद्रीय होती है। ठीक है, ये बल जो है केंद्रीय बल होता है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं। पहला कौन सा लिख सकते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पुष्टि होती है, ये वाला लिख सकते हैं। और दूसरा, ये दोनों बल कैसी प्रवृत्ति के होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसा हमको कूलाम के नियम से पता चलता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप भी पढ़ लिया है, समझ लिया है। बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।